एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान के इस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे प्रोविजंस ऑफ गाइडेंस नोट ऑन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स, कर्मचारी अंश पर आधारित भुगतानों पर मार्गदर्शक टिप्पणियों के प्रावधान। द गाइडेंस नोट ऑन accounting for employee share based payments establishes financial accounting and reporting principles for employee share based payment plans, which employee stock option plan, employee stock purchase plan, and stock appreciation rights. For the purpose of this guidance note, the term employee includes a director of the enterprise, whether whole time or not. कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान पर मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए वित्तीय लेखांकन और कर्मचारियों के शेयर आधारित भुगतान योजनाओं के रिपोर्टिंग सिद्धांतों को स्थापित करता है, जैसे कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना और स्टॉक मूल्यांकन अधिकार। इस मार्गदर्शन नोट के प्रयोजन के लिए कर्मचारी शब्द में उद्यमों के निदेशक भी शामिल है, चाहे वे पूरे समय के लिए हो या नहीं। फॉर accounting purposes, employee share based payment plans are classified into the following categories. लेखांकन उद्देश्य के लिए कर्मचारी साझा आधारित भुगतान योजनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, इक्विटी सेटल्ड। अंडर दीज प्लान्स द एम्प्लॉयज़ रिसीव शेयर्स। समता अंश भुगतान। इन योजनाओं के तहत कर्मचारी अंशों को प्राप्त करते हैं। इक्विटी सेटल्ड प्लान के बाद में हम बात करेंगे नंबर 2, कैश सेटल्ड। अंडर दीज प्लान्स द एम्प्लॉय रिसीव्स कैश बेस्ड ऑन द प्राइस फॉर और वैल्यू ऑफ द इंटरप्राइज शेयर्स। नगद भुगतान। इन योजनाओं के तहत कर्मचारी उद्यम के अंशों का मूल्य या मान के आधार पर नगद राशि प्राप्त करते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स विथ कैश अल्टरनेटिव्स। अंडर दीज प्लान्स आइदर द enterprise or the employee has a choice of whether the enterprise settles the payment in cash or by issue of shares. नगद विकल्प के साथ कर्मचारी अंश आधारित भुगतान योजना। इन योजनाओं के तहत उद्यम या कर्मचारी का यह विकल्प है कि चाहे उद्यम नकदी में भुगतान करे या अंश जारी करे। An enterprise should measure the fair value of share or stock option granted at the grant date based on market price if available, taking into account the terms and conditions upon which those shares or stock options were granted. एक उपक्रम प्रदान किए गए अंश या स्टॉक विकल्प के उचित तिथि पर उचित मूल्य को बाजार मूल्य यदि उपलब्ध हो के आधार पर मापना चाहिए। उन नियमों एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए जिन पर उक्त अंश या स्टॉक विकल्प प्रदान किए गए थे। If market prices are not available, the enterprise should estimate the fair value of the instruments granted using a valuation technique to estimate what the price of those instruments would have been on the grant date in an arm's length transaction between knowledgeable willing parties. यदि बाजार मूल्य उपलब्ध न हो तो उपक्रम को
मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रदान किए गए दस्तावेज़ों का उचित मूल्य निकालकर इस अनुमान के साथ जानकार इच्छुक पक्षकारों के मध्य आमने सामने पक्षकार सौदों की तरह अनुदान तिथि पर दस्तावेज़ों का मूल्य क्या होता है मूल्य की स्थापना करनी चाहिए। The valuation technique should be consistent with generally accepted valuation methodologies for pricing financial instruments. For example, use of an option pricing model for valuing stock option and should incorporate all factors and assumptions that knowledgeable, willing market participants would consider in setting the price. यह मूल्यांकन तकनीक आमतौर पर वित्तीय प्रपत्रों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मूल्य निर्धारण हेतु स्वीकृत मूल्यांकन तरीके के अनुरूप होनी चाहिए। उदाहरण के लिए स्टॉक विकल्प मूल्यांकन एक विकल्प निर्धारण मॉडल का प्रयोग तथा इसमें वे सभी घटकों, कारकों और मान्यताओं को शामिल करना चाहिए जो कि स्थापित तैयार बाजार सहभागियों में विचार हेतु संगत हो। अनुदान देती पर अंश या स्टॉक विकल्प के उचित मूल्य का आकलन करते हुए बाजार शर्तों के अतिरिक्त निहित शर्तों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। Vesting conditions other than market conditions should not be taken into account when estimating the fair value of the share or stock options at the grant date. Instead, vesting conditions should be taken into account by adjusting the number of shares or stock options included in the measurement of the transaction amount so that ultimately the amount recognized for employee services received as consideration for the shares or stock options granted is based on the number of shares or stock options that eventually vest. Hence, on a cumulative basis, no amount is recognized for employee services received if the shares or stock options granted do not vest because of failure to satisfy a vesting condition, that is, these are forfeited. For example, the employee fails to complete a specified service period or a performance condition is not satisfied. इसके स्थान पर व्यवहारों की राशि की गणना में शामिल अंशों या स्टॉक विकल्प की संख्या को समायोजित करके निहित शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि अंततः प्रदान किए गए अंशों या स्टॉक विकल्प के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई कर्मचारी सेवा हेतु विचार की गई राशि अंततः निहित हुए अंशों या स्टॉक विकल्प की संख्या पर आधारित हो। अतः एक संचयी आधार पर प्राप्त की गई कर्मचारी सेवा के लिए कोई राशि अनुमोदन में नहीं ली जाती है। यदि अनुदान किए गए अंशों व स्टॉक विकल्प निहित शर्तों को संतुष्ट करने में विफलता के कारण निहित नहीं होते हैं अर्थात वे जब्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारी निर्दिष्ट सेवा की अवधि को पूरा नहीं कर पाता है या निष्पादन की शर्तें संतुष्ट नहीं हो पाती है। अकाउंटिंग प्रोसीजर, लेखांकन प्रक्रिया। हमने पूर्व में देखा है कर्मचारियों को 3 प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स, समता अंश आधारित कर्मचारी भुगतान योजना, कैश सेटल्ड एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स, रोकड़ आधारित कर्मचारी अंश आधारित भुगतान योजना, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स विथ कैश अल्टरनेटिव्स
समता कर्मचारी अंश आधारित भुगतान योजना, जिसमें वैकल्पिक रूप से रोकड़ भुगतान की व्यवस्था भी हो। हम इन तीनों परिस्थितियों में अलग अलग लेखांकन प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई जा सकती है के बारे में बात करेंगे। लेट अस बिगिन विथ इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉयज शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स। हम प्रारंभ करते हैं समता कर्मचारी अंश आधारित भुगतान योजनाओं के बारे में। An enterprise should recognize as an expense except where service received qualifies to be included as a part of the cost of an asset. The services received in an equity settled employee share based payment plan, where it receives the services with a corresponding credit to an appropriate equity account, say stock options outstanding account. This account is transitional in nature as it gets ultimately transferred to another equity account such as share capital, securities premium account and or general reserve as recommended in the guideline note. यह खाता प्रकृति में संक्रमणकालीन होता है, क्योंकि इसे अंततः किसी अन्य समता खाते जैसे कि अंश पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम खाता को या सामान्य रिजर्व के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो मार्गदर्शन नोट में दिखाई गई है। अगर अंश या स्टॉक विकल्प तुरंत निरूपित हो जाते हैं तो कर्मचारी को बिना शर्त के उन उपकरणों के हकदार होने से पूर्व सेवा की एक निश्चित अवधि को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत साक्ष्य की अनुपस्थिति में उद्यम को मानना चाहिए कि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को उपकरणों के लिए विचार प्राप्त किए गए हैं। इस मामले में अनुदान की तिथि पर उद्यम को समता खाते से संबंधित क्रेडिट के साथ पूरी तरह से प्राप्त सेवाओं को पहचाना जाना चाहिए। If the shares or stock options granted vested immediately, the employee is not required to complete a specified period of service before becoming unconditionally entitled to those instruments. In the absence of evidence to the contrary, the enterprise should presume that services rendered by the employee as consideration for the instruments have been received. In this case, on the grant date, the enterprise should recognize services received in full with a corresponding credit to the equity account. If the shares or stock options granted do not vest until the employee completes a specified period of service, the enterprise should presume that the services to the rendered by the employee as consideration for those instruments will be received in the future during the vesting period. The enterprise should account for those services as they are rendered by the employees during the vesting period on a time proportion basis with a corresponding credit to the equity account. To apply the requirements of the guidance note on employees share based payments, the enterprise should recognize an amount for the employee services received during the vesting period based on the best available estimate of the number of shares or stock options expected to vest and should revise that estimate if necessary. If subsequent information indicates that the number of shares or stock options expected to be vest differs from previous estimates. On vesting date, the enterprise should revise the estimate to equal the number of shares or stock options that ultimately vest. Market conditions such as
A target share price upon which vesting or right to exercise is conditional should be taken into account when estimating the fair value of the shares or stock options granted. On exercise of the right to obtain shares or stock options, the enterprise issues shares on receipt of the exercise price. The shares so issued should be considered to have been issued at the consideration comprising the exercise price and the corresponding amount standing to the credit of the relevant equity account, for example, stock option outstanding account. In a situation where the right to obtain shares or stock option expires unexercised, the balance standing to the credit of relevant equity account should be transferred to general reserve. अगर अंश या स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं करते हैं जब तक कि कर्मचारी किसी विशिष्ट अवधि की सेवा को पूरा नहीं करते हैं, उद्यम को यह समझ जाना चाहिए कि निधियों की अवधि के दौरान उन उपकरणों को भविष्य में प्राप्त किया जाएगा। उद्यम का उन सेवाओं के लिए खाता होना चाहिए क्योंकि वे निहित अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा समय के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इसी क्रेडिट के साथ समता खातों के लिए कर्मचारी साझा आधारित भुगतानों पर मार्गदर्शन नोट की आवश्यकताओं को लागू करने के लिए उद्यम को निरूपित अवधि के दौरान प्राप्त किए गए कर्मचारी सेवाओं के लिए एक राशि को पहचानना चाहिए जो अंशों की संख्या के सबसे अच्छे अनुमान के आधार पर या निहित वांछित स्टॉक विकल्प के आधार पर होना चाहिए और इसे संशोधित करना चाहिए अगर आवश्यकता हो तो। यदि बाद में संकेत देती है कि पिछले स्टॉक से अंशों की अपेक्षा अंशों या स्टॉक की तुलना का अनुमान लगाना चाहिए। निहित तिथि पर उद्यम के अंशों या स्टॉक विकल्प के बराबर अनुमान को संशोधित करना चाहिए जो निषेध है। बाजार की स्थितियां जैसे लक्ष्य अंश मूल्य जिस पर निषेधात्मक जिसे निषेध करने का अधिकार को अंश या स्टॉक विकल्पों के उचित मूल्य के अनुमान लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अंशों या स्टॉक विकल्प प्राप्त करने के अधिकार का इस्तेमाल करने पर उद्यम को निहित मूल्य प्राप्त होता है। जारी किए गए अंशों पर विचार किया जाना चाहिए कि इसमें निहित मूल्य शामिल है और संबंधित समता खाते के आधार जैसे स्टॉक विकल्प बकाया के समतुल्य राशि को शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में जिन अंशों या स्टॉक विकल्पों को प्राप्त करने का अधिकार अनअपेक्षित हो जाता है, इससे संबंधित समता खातों के क्रेडिट को सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शेष रहे दोनों यानी नगद कर्मचारी अंश आधारित भुगतान योजना और नगद विकल्प के साथ कर्मचारी अंश आधारित भुगतान योजनाओं के बारे में उनकी लेखांकन प्रक्रिया के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।